अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। और सर्दियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एसी थ्रू रजिस्टर। हम जानते हैं एसी सर्किट को जो कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। तो आपका जो रजिस्टर है उसका क्या रोल होता है एसी में, हम वो देखेंगे। हम उसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। जो हमारा बेसिक पर्पस होगा इस टॉपिक का, या जब हम कैपेसिटर के थ्रू एसी देखेंगे या इंडक्टर के थ्रू एसी देखेंगे, तो हमने 3 से 4 जो मेजर काम है जो करने हैं वो ये है कि हमने रिलेशन देखना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के दरमियान। ये बात याद रखना, ठीक है। इस रिलेशन को हम थोरेटिकली भी देखेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे। जब हमारे पास इन दोनों के दरमियान रिलेशन ड्राइव हो जाएगा तो फिर हम फेज के चक्कर में आएंगे कि आइदर ये दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इन फेज हैं, आउट ऑफ फेज हैं, या फेज लीड, इनमें से कोई लीड कर रही है या लैग कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें पावर डेसिपेट हुई है या नहीं। और आखिर पे फिर हम देखेंगे ओपोजिशन, इम्पीडेंस देखेंगे कि इम्पीडेंस का क्या फार्मूला बनता है, और कैपेसिटर में क्या फार्मूला है उसका, इंडक्टर में क्या है, रेजिस्टर में क्या है। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक रजिस्टर है तो इसलिए आज हम सारी सारी ये जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ सिर्फ रजिस्टर के लिए करेंगे। तो एसी थ्रू रजिस्टर में सबसे पहले रजिस्टिव सर्किट देख लेते हैं। रजिस्टिव सर्किट बेसिकली ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एक अदद रजिस्टर होता है और एक अदद एसी सोर्स होता है। तो द सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग सोर्स एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड रजिस्टिव सर्किट। ये हमारे पास रजिस्टिव सर्किट का रजिस्टर का सिंबल आ गया, और ये हमारे पास एसी सोर्स का सिंबल आ गया। बस सिंबल ऐसे बनाने आते हैं, गुजारा कर लें। ओके, ये हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें पता है रजिस्टर को एक्सप्लेन करती है जो इक्वेशन वो है V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ड्राइव होती है ओहम से। तो हम जानते हैं इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगी वो होगी V इज इक्वल टू आई आर। ओके, सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि वोल्टेज के दरमियान और करंट का क्या वोल्टेज क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। हमने एसी जनरेटर जो कि हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था, हमने ये इक्वेशन वहाँ पर ड्राइव की थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, जिसमें V हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, V नॉट हमारे पास पीक वोल्टेज होता है, और थीटा जो होता है ये हमारे पास फेज होता है, एंगल होता है जो किसी भी लम्हे आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। ओके, हमारे पास जो इक्वेशन है ओहम लॉ की, हम आई इक्वल कर सकते हैं वी ओवर आर। यहाँ पर हम वी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा ओवर आर। ये जो वी नॉट ओवर आर है ये आई नॉट की मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या है मैक्सिमम। तो क्या आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। जो हमारा बेसिक पर्पस होता है वो यही है कि हमने सबसे पहले वोल्टेज की और करंट की इक्वेशन सेट करनी है, ये हमारे पास हो गई। अब अगर हम वैसे विजुलाइज करें चीज़ों को तो देखते हैं, देखें यहाँ पर अगर स्विच था हमारे पास, तो ये स्विच जो है अभी ओपन है। अभी देखें रजिस्टर के अक्रॉस जो है आपके पास वोल्टेज वो भी क्या है ज़ीरो, और आपके पास जो करंट है इसके अक्रॉस वो भी क्या है ज़ीरो। लेकिन जैसे आप स्विच क्या कर देंगे क्लोज, तो यहाँ पर वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या, जब वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस मिनिमम थी तो आपके पास करंट भी क्या था मिनिमम, और जब वोल्टेज मैक्सिमम थी तो आपके पास करंट भी क्या था मैक्सिमम। इसका मतलब है जब एक पॉइंट पे ये मिनिमम है वोल्टेज तो करंट भी क्या है मिनिमम। तो ये दोनों क्या आ रही हैं फिर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इन फेज हैं, ये दोस्त हैं एक दूसरे की, कि एक कम है दूसरी भी कम है, और एक ज़्यादा है दूसरी भी क्या है ज़्यादा है। अच्छा, ये तो हमने वैसे ही अपना जो विजुअलाइजेशन थी वो की है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या ये बात आया मैथमेटिकली और ग्राफिकली एग्जिस्ट करती है कि नहीं। देखें, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो फंक्शन है किसका साइन का, और हमारे पास जो आई है वही फंक्शन किसका है साइन का। इसका मतलब जो हमारे पास ग्राफिकल जो ग्राफ बनेगा वो साइनोसाइडल फॉर्म में बनेगा। तो मैंने ये ग्राफ ड्रा किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है ये अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रही है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास जो है वोल्टेज को शो कर रही है। अब यहाँ पे देखें साइनोसाइडल फंक्शन था तो ये मैंने साइनोसाइडल वेव बना दी करंट के लिए, और ये साइनोसाइडल वेव बना दी किसके लिए वोल्टेज के लिए। और जो हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं वहाँ पर मैंने उन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दिए।
अगर हम पॉइंट ओ पे बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो करंट के लिए एंगल है वो क्या है 0, और वोल्टेज के लिए एंगल है वो भी क्या है 0। जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वोल्टेज क्या आ गया 0, साइन 0 क्या होता है 0, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आई भी क्या आ गया 0। अगर हम बात करें किसकी पॉइंट ए की, तो यहाँ पर आपके पास करंट भी मैक्सिमम है और वोल्टेज भी क्या है मैक्सिमम। तो और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90। तो 90 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज भी मैक्सिमम आ जाएगी और करंट भी क्या आ जाएगा मैक्सिमम। सिमिलरली अगर अपन पॉइंट बी पर देखें तो यहाँ पर एंगल करंट और वोल्टेज दोनों के लिए 180 बन जाता है, और साइन 180 जीरो होता है तो आपका वोल्टेज क्या होगा मिनिमम। यहाँ पे 270 है तो 270 पे आपके पास -1 आएगा साइन, और वोल्टेज आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम। सिमिलरली करंट भी क्या आ जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम। इसी तरह डी पर फिर हमारे पास 360 आ गया, 360 साइन 360 जीरो होता है, हमारे पास वोल्टेज क्या हो गया 0 और करंट भी क्या हो गया 0। तो हमने ऑब्जर्व किया पॉइंट ए, पॉइंट ओ, ए बी सी और डी पर जैसे जैसे करंट मिनिमम मैक्सिमम हो रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी मिनिमम और मैक्सिमम हो रही है। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों फिर क्या है पैरेलल। तो आपके पास जब दो क्वांटिटी पैरेलल हों तो वो इन फेज होती हैं। दो क्वांटिटी पैरेलल तब होती हैं जब उनके दरमियान एंगल क्या हो, फेज क्या हो, 0 हो। तो ये आपके पास इन फेज है। इसका मतलब ना इनमें कोई लीड कर रहा है ना ही इनमें कोई लैग कर रहा है। तो ये हमारे पास आगे इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक का जो इसकी मेन रीडिंग है वो भी रीड आउट कर सकते हैं, वो जस्ट पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, फेज हमने एक काम कर लिया, ठीक है, कि हमने रिलेशन देख लिया किसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान। अब हमारा दूसरा काम क्या है फेज। तो हमने देखा कि दोनों क्वांटिटीज पैरेलल है तो इसलिए ये दोनों क्या है इन फेज, ठीक है। तो ये मैंने कंक्लूजन आपको पहले बता दिया था। अब बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। तो हमारे पास पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है P = VI cos ऑफ थीटा। क्योंकि दोनों ही पैरेलल है इसलिए थीटा का अगर हमारे पास 0, यहाँ पर cos 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो P = क्या आ गया VI। अगर आप V की वैल्यू पुट कर देंगे IR तो क्या बन जाएगा I²R, और अगर आप I की वैल्यू पुट कर देंगे V/R तो हमारे पास क्या आ जाएगा V²/R। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल थी तो आपके पास जो पावर डिसिपेशन है वो क्या हो रही है मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके एसी थ्रू रजिस्टर में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है जब भी दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में से कोई भी ना तो लीड कर रहा हो ना ही लैग कर रहा हो, तो आपके पास वहाँ पर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है। इसकी जो इम्पीडेंस है, इसकी जो ओपोजिशन है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टर की जो ओपोजिशन होती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर टू द एसी सोर्स, ठीक है, जो रेजिस्टर ओपोजिशन देता है एसी सोर्स को हमारे पास क्या होती है रेजिस्टेंस, और ओहम के कानून के मुताबिक R क्या आ गया हमारे पास V/I। दैट्स अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर का जल्द हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।